जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं सवालात पर मबनी प्रोग्राम यूके इमिग्रेशन लॉज़ विद ज़ाहिर चौधरी। ये प्रोग्राम हर थर्सडे को यूके के मुकामी वक़्त 6 बजे आप लोगों की खिदमत में पेश किया जाता है। जैसा कि मैंने शुरू में बताया है कि ये जो प्रोग्राम है, ये मुख्तसर दुरानिये का प्रोग्राम होता है और जो सवालात आप मुझे भेजते हैं, उनकी रोशनी में मैं तरतीब देता हूँ। प्रोग्राम को आगे बढ़ाने से पहले हमारे वो दोस्त जो कि नए हैं, जो पहली दफा देख रहे हैं यूके मिशन लॉ विद ज़ाहिर चौधरी, उनसे दरखास्त ये है कि जो मेरा यूट्यूब चैनल है ZMC टीवी, उसको प्लीज आप जरूर सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली तमाम जो लॉ से रिलेटेड वीडियोस हैं वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके और उसका नोटिफिकेशन आपको जा सके। तो ये आप लोगों की मोहब्बत और प्यार होता है कि आप जो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करते हैं। इस तरीके से जो ये ZMC नेटवर्क पेज है, आप उसको भी फॉलो करें ताकि आने वाले तमाम जो प्रोग्राम है ZMC नेटवर्क के वो आप लोगों तक पहुंच सके। तो चलते हैं वापस अपने प्रोग्राम की तरफ। जैसा कि मैं हमेशा ये कहता हूं कि ये प्रोग्राम जो है, इसका नाम तो इमिग्रेशन लॉ के हवाले से मैंने रखा हुआ है, लेकिन मैं चाहता हूं कि यूके के अंदर जितने भी लॉज हैं, चाहे उनका ताल्लुक इमिग्रेशन से हो, असाइलम से हो, नेशनैलिटी से हो, फैमिली लॉ से हो, डिवोर्स से हो, बच्चों के मामला से हो, विल्स एंड प्रोबेट से हो, तो आप हर चीज जो है वो आप किसी भी लैंग्वेज में आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये आप लोगों का प्रोग्राम है और आप लोगों के फायदे के लिए करता हूं। अपना जो मसरूफियात है उसमें से वक्त निकालता हूं और मैं चाहता हूं कि आप लोग इसका भरपूर फायदा उठाएं। आज शुरू जो है वो अब, क्योंकि जैसे मैंने कहा है कि तमाम तरह के क्वेश्चन जो हैं, जो आप मुझे भेजते हैं, वो मैंने लेने होते हैं, तो इसलिए आज जो शुरू हम करेंगे वो फैमिली लॉ के हवाले से करेंगे। और जो टॉपिक आपके सामने आ रहा है, एसेट्स इन डिवोर्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और इसके बारे में कुछ फ्यू क्वेश्चन आज आए हुए थे, तो मैंने कहा चले इसी को सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि ये क्या सिलसिला कार है। क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं, ये क्योंकि एक बड़ा टची सब्जेक्ट है और बहुत सारे लोग जो हैं वो डायरेक्टली जो है वो नहीं करते कॉल और सवाल उस तरह से भेज देते हैं। तो इसलिए मैंने ये समझा है कि आज मैं ये सवाल जो है, जो जो फ्यू सवाल जो इस हवाले से आए हुए हैं, उनके बारे में थोड़ा डिस्कस कर सकूं। देखें, सवाल ये है कि जी, जब डिवोर्स हो जाए या डिवोर्स प्रोसेस में है, तो ऐसे सूरत हाल में जो पार्टीज के एसेट्स हैं, यानी जो उनकी प्रॉपर्टी है, जो उनके बैंक में चीजें हैं, जो उनकी पेंशन है, ठीक है, और जो इसी तरीके से अगर किसी ने इंश्योरेंस ली हुई है, लाइफ इंश्योरेंस, तो वो ये सारे कैसे डिवाइड होते हैं और इसके लिए क्या प्रिंसिपल जो है वो अप्लाई किया जाता है। तो सबसे पहले तो देखें, ये है अनफॉर्चुनेट चीज है, लेकिन क्योंकि हम बेशक यूके में रहते हैं, बल्कि पूरी दुनिया में आप देख लें, इवन जो बहुत सक्सेसफुल लोग जो हैं वो भी सम टाइम इस प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। जैसे अभी आपने रिसेंटली देखा कि बिल गेट जो है, उन्होंने अपने सेपरेशन जो है उसको अनाउंस किया है। तो अब जब ये बात हमारे सामने आ जाती है कि अच्छा जी, अब पार्टीज ने अलहदा होना है, तो उसके लिए फिर होता क्या है कि पहले से आप लोगों के अंदर ये एक प्लानिंग होनी चाहिए, या अगर दोनों पार्टीज जो हैं वो गुड स्पीकिंग टर्म्स पे हैं, तो वो एक दूसरे के साथ डिस्कस कर सकते हैं ताकि ये जो डिवोर्स का प्रोसेस है, ये लेस पेनफुल तरीके से जो है वो कंक्लूड हो जाए। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिएगा कि सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होती है, जो एसेट्स होते हैं, वो मैट्रिमोनियल एसेट्स। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट एसेट है वो है मैट्रिमोनियल होम। अब ये मैट्रिमोनियल होम या मैट्रिमोनियल एसेट्स जो हैं, ये कौन से एसेट्स होते हैं? अब सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिएगा कि मैट्रिमोनियल होम वो घर होता है जिसमें दोनों
फरीकैन हस्बैंड एंड वाइफ के तौर पर रहते हैं, ठीक है, और उसमें वो रहे, तो इसको हम कहते हैं मैट्रिमोनियल होम। इसी तरीके से वो तमाम एसेट्स जो कि ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ मैरिज किसी भी पार्टी ने बनाए हैं, तो वो उसको हम कहते हैं कि वो मैट्रिमोनियल एसेट्स है, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीजें होती हैं जो डिवाइड होनी होती हैं वो यही होती हैं, यानी मैट्रिमोनियल होम्स और मैट्रिमोनियल जो एसेट्स होते हैं। लेकिन अब क्योंकि मैंने बड़ी वाइडर टर्म जो है वो इस्तेमाल की है कि एसेट्स, अब इस एसेट्स के अंदर जो है वो तमाम चीजें शामिल होंगी, यानी इसके अंदर जो बैंक में आपको पड़ा हुआ है, पैसा पड़े हुए हैं, आपके बॉन्ड्स पड़े हुए हैं, आपके इस तरह से कोई फिक्स डिपॉजिट है, इसी तरीके से और भी यानी जो चीज बैंक में मौजूद है वो सारी इसमें जो, इसी तरीके से आपका बिजनेस, ठीक है, वो जो है वो भी डिवीजन ऑफ एसेट्स जब होगी तो उसमें वो भी कंसीडर किया जाएगा। अब एक कंपनी है, सपोज करें उस कंपनी के शेयर जो है वो 10 मिलियन के हैं, तो वो ऑब्वियसली कंपनी जो है वो एसेट्स में आएगी और उसमें देखा जाएगा। इसी तरीके से आपकी पेंशन है, इसी तरीके से अगर किसी ने सपोज करें बड़ा फॉर्चुनेट है, उसने जनाब वो लॉटरी विन कर ली है, तो उसके अंदर भी ये भी डिवीजन के अंदर जो है वो आएगा। तो मैं क्योंकि ये एक बहुत टेक्निकल एरिया है, इसलिए सवाल क्योंकि आया है तो मैं इसको ब्रीफली आपको बता रहा हूं और आसान अल्फाज में समझाने की कोशिश आपको कर रहा हूं, ठीक है जी। ये जो एसेट्स आपको पता चल गया होगा कि अब मैट्रिमोनियल एसेट्स जो है वो क्या है। अब दूसरे स्टेप पे आ जाते हैं। अब देखें कि जो रूल ऑफ थंब है, यानी जो स्टार्टिंग पॉइंट है कि ये कैसे डिवाइड होंगे, वो लॉ ये कहता है कि 50-50, यानी दोनों पार्टीज जो हैं उनको 50-50 मिल जाएगा। ये एक स्टार्टिंग पॉइंट है, यानी ये डिस्कशन का स्टार्टिंग पॉइंट है। लेकिन मैंने अपनी प्रैक्टिस में ऐसा बहुत दफा देखा है कि नॉर्मली ऐसा होता नहीं है। क्यों कि जब ये डिवीजन होती है तो उस वक्त क्या होता है कि जो कोर्ट्स हैं, जो जज साहबान हैं, उन्होंने लॉ के मुताबिक बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनको सामने रख के डिसाइड करना होता है कि किस फरीक को कितना शेयर मिलेगा। अब उसमें देखें कि जो ड्यूरेशन ऑफ मैरिज है, कि मैरिज कितनी जो है वो तवील अरसे की है, उसमें ऑब्वियसली ये फिर ऐसा होता है कि बहुत बोथ जो पार्टीज होती है उनकी कंट्रीब्यूशन हो जाती है, तो इसलिए ये एक फैक्टर है। इसी तरीके से फिर दोनों जो फरीकैन है उनकी एज है, ठीक है, फिर इसी तरीके से दोनों फरीकैन की अर्निंग कैपेसिटी है कि वो कितना अर्न जो है वो कर सकते हैं। इसी तरीके से फिर दोनों फरीकैन जो हैं उनकी रेजिडेंशियल रिक्वायरमेंट है, उनकी क्या जरूरत है। इसी तरीके से फिर जो बच्चे हैं उसको भी देखा जाता है। इसी तरीके से फिर अगर कोई डिसेबिलिटी का इश्यू है तो वो भी देखा जाता है। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि कोर्ट ने देखने होते हैं, इसलिए उसके बाद ये देखा जाएगा कि जनाब हो सकता है कि वो फरीक जिसकी कोई इस तरह से कंट्रीब्यूशन नहीं है उसको ज्यादा मिले, क्योंकि हो सकता है कि उसकी अर्निंग कैपेसिटी जो है वो कम है, उसकी हाउसिंग नीड्स जो है वो कम है। तो लिहाजा ये अपने जहन में रख लीजिएगा कि जो आपका राइट है वो आपको मिलेगा, ठीक है। होता इस तरह से है कि जब भी आप एंजिलरी रिलीफ के लिए यानी डिवीजन ऑफ एसेट्स के लिए आप एप्लीकेशन करते हैं, तो उसमें फिर दोनों फ्री कैन जो होते हैं उन्होंने डिस्क्लोजर करना होता है अपने अपने एसेट्स का। ये दोनों फ्री कैन के ऊपर याद रखिएगा कि अगर ए जो है वो बी से क्लेम कर सकता है तो बी जो है वो भी ए से क्लेम कर सकता है, ठीक है। ये जो लॉ है ये दोनों फ्री कैन के लिए है। लिहाजा ये
जब भी एप्लीकेशन होगी एनसीडीबी या डिवीजन ऑफ एसेट्स की, तो उसमें पहले दोनों फ्री कैन जो हैं वो कोर्ट के अंदर अपने एसेट्स की डिस्क्लोजर करेंगे। ठीक है। अब दूसरे फरीक के पास ये हक होता है कि वो ये देखे कि अगर आप उसमें ये समझते हैं कि कोई ऐसी एसेट जो है वो डिलिबरेटली जो है वो छुपा लिया गया है या आपको पता है और उसका डिस्क्लोजर नहीं हुआ, तो आप कोर्ट से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि जनाब इसमें ये सारा लॉ के अंदर प्रोसीजर मौजूद है कि वो आपने कैसे ये रिक्वेस्ट करनी है, तो वो ये सारा आपने जहन में रखना है। आमतौर पर देखें, ये होता है कि इसमें जो मोटे-मोटे ऑर्डर होते हैं, वो मैशर ऑर्डर है, जो आजकल जरा कम टर्मिनोलॉजी बोली जाती है। ये 1980s के अंदर एक केस हुआ था जिसमें एक पार्टी के नाम का हिस्सा था मैशर, तो उसी से ये मैशर ऑर्डर जो है वो अभी तक जो है वो चलता आ रहा है। तो ये एक ऑर्डर ऐसा होता है कि जहां पे बच्चे इन्वॉल्व होते हैं, तो ये डिसाइड करना होता है कि जो मैट्रिमोनियल होम है वो किसके पास रहेगा। ठीक है जी। तो ऐसे सूरत हाल में जो है वो नॉर्मली अगर बच्चे माइनर हैं तो फिर जो फरीक जो है यानी माँ है तो माँ या अगर बाप है तो बाप, जिसके पास बच्चे रहे, ठीक है, वो एक अलग किसी वक्त बात करेंगे कि कस्टडी किसके पास है। तो अब अगर माँ के पास कस्टडी है तो सपोज करें कि बच्चे अभी छोटे हैं, तो ये पॉसिबिलिटी है कि कोर्ट जो है वो ये ऑर्डर करे दूसरे फरीक को कि जब तक, नॉर्मली उसमें ये होता है कि जब तक छोटा बच्चा जो है वो 18 इयर्स का नहीं हो जाता या ए लेवल पास नहीं कर लेता या इस तरह की उसकी एज नहीं हो जाती, तो उस वक्त तक वो अलाउ होते हैं उस प्रॉपर्टी के अंदर रहने के। ठीक है। इसी तरीके से अब ये डिपेंड करेगा, क्योंकि जिस तरह से मैंने कहा है कि जज साहब ने बहुत सारी चीजें जो है वो सामने रखनी है ये करने से पहले। इसी तरीके से इसमें ये भी होता है सेल ऑफ प्रॉपर्टी जो है वो हो जाए कि जो यानी वो जो मैट्रिमोनियल होम है उसको बेचने के जो है वो अहकामात कोर्ट जो है वो कर दे, और उसमें भी फिर कोर्ट ये देखेगी कि देखे, बात यह है कि अगर इसको बेच दिया जाए तो उसमें से इक्विटी कितनी बचेगी, यानी कितना पैसा उसमें से रिलीज होगा, और वो पैसा रिलीज होने से जिस बंदे की जो हाउसिंग नीड्स हैं यानी रेजिडेंशियल रिक्वायरमेंट ज्यादा है, क्या वो इस इक्विटी से वो अपनी हाउसिंग नीड्स पूरी कर सकता है, यानी क्या वो दूसरा घर खरीद सकता है, को रेंट कर सकता है या और चीजें इस तरह से। तो ये लेकिन एक ये जो चीज है वो जरूर मौजूद है कि प्रॉपर्टी अगर सेल हो जाए तो उसमें से इक्विटी रिलीज करके उसको भी फ्री कैन में से जिसका जितना राइट बनता हो उसको उतना राइट दिया जा सकता है। इसी तरीके से जो है वो मुझे लग रहा है कि आज जो है वो थोड़ा फोन भी बजना शुरू हो गया है, तो चलें इसको चलने रहने दें। लेकिन अच्छा, तो ये जो मैं बात कर रहा था कि प्रॉपर्टी की सेल का हो सकता है। दूसरा फिर ये हो सकता है कि स्पाउसल मेंटेनेंस और चिल्ड्रन की मेंटेनेंस, यानी स्पाउस की मेंटेनेंस जो है वो भी कोर्ट जो है वो ऑर्डर कर सकती है, और बच्चों की जो मेंटेनेंस है वो भी ऑर्डर कर सकती है। और इसमें भी ऐसा पॉसिबल हो सकता है, जैसा से मैंने कहा कि देखा जाए कि बच्चों की जो है वो एज क्या है, उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, वो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं, ग्रामर स्कूल में पढ़ते हैं, उसकी फीस क्या है, बाकी ये सारी बहुत सारा, ये बहुत कॉम्प्लेक्स एरिया है, इसलिए मैं आपको ना तो बोर करना चाहता हूं और ना ही आपको कंफ्यूज करना चाहता हूं, लेकिन सिर्फ आपको ये बता रहा हूं कि ये मैशर ऑर्डर के अलावा ये ऑर्डर जो है ये भी अवेलेबल होते हैं। ठीक है। इसी तरीके से फिर लमसम पेमेंट का ऑर्डर भी हो सकता है कि यानी ये कहा जा सकता है कि अच्छा जी ये आप जो है वो कर लें, को कहा जाए कि अच्छा जी आप इतने पैसे जो हैं वो आप उसको दे दें, तो ये भी पॉसिबिलिटी जो है वो एक हो सकती है कि जी लमसम आपको मिल जाए। अच्छा, इसमें फिर एक
2 चीज़ें और भी हैं अगर देखें दोनों पार्टीज़ जो हैं वो प्रोफेशनल हैं और वो चीज़ जो है वो दोनों के एसेट्स जो हैं वो मौजूद हैं और वो दोनों आपस में एक एग्रीमेंट में पहुंच जाते हैं तो कि जी आप मुझसे क्लेम ना करें मैं आपसे क्लेम नहीं करता या इस तरह सा कोई भी ऐसी कोई बात अगर सामने आती है तो उसमें हम उसको क्लीन ब्रेक जो है वो कहते हैं कि जी अच्छा कोई भी किसी से क्लेम नहीं करेगा और क्योंकि ये अप्रूव्ड होता है बाय कोर्ट तो इस हवाले से मैं ये समझता हूँ कि ये जो है ये बोथ पार्टीज जो हैं उनके ऊपर ये बाइंडिंग होता है कि आप बाइंडिंग है अगर कोई नहीं करेगा तो उसके फिर लीगल कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो मौजूद होते हैं इसी तरीके से देखें मुझे लग रहा है कि कोई शायद टेक्निकल प्रॉब्लम है स्ट्रीमिंग के अंदर शायद वो कहीं स्टक हो चुका है तो मुझे शायद आज का प्रोग्राम जो है वो इसी वक्त जो है वो उसको क्योंकि वैसे भी थोड़ा टाइम हो गया है तो वो रोकना पड़ेगा लेकिन ये है कि क्योंकि ये टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट है कि मैं इंशाल्लाह इसके ऊपर नेक्स्ट वीक जो है वो दोबारा जो है वो इसके ऊपर डिस्कस करूंगा तो तब तक नेक्स्ट वीक तक के लिए मुझे इजाजत दीजिएगा अल्लाह हाफिज